एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज में आज मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सब लोगों के साथ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। यदि आपने ये वाला चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में स्टडी कर लिया है, तो इसका मतलब है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी हद तक आपको बेसिक दे देती है, एक फंडामेंटल दे देती है। आपको पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, किसी भी तरीके की रिएक्शन को समझना, इनऑर्गेनिक को पढ़ना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं आज एनसीईआरटी की हर एक लाइन को खोद खोद के, उधेड़ करके, उसे सिंप्लीफाई करके अपने तरीके से हर एक लाइन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी चीज आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर सबसे बड़ी बच्चा जो गलती करता है वो कहता है कि सर बॉन्ड जो होते हैं वो सिर्फ एटम के बीच में होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बॉन्ड तो एटम, आयंस, मॉलिक्यूल सभी लोगों के बीच में हो सकता है। जो इन दोनों को आपस में बांध के रखता है, जैसे आपका आपके पापा के साथ, आपका अपनी माता जी के साथ, आपके आपके दोस्त के साथ, आपका आपकी महिला मित्र के साथ जो संबंध है, जो जो एक जोड़ है, जो एक बॉन्ड है, वो सभी एक दूसरे को जोड़ के रखता है। ऐसी एक एटम को दूसरी एटम जो जोड़ के रखती है, वो भी तो एक बॉन्ड है ना। वो किस प्रकार का बॉन्ड हो सकता है सर? केमिकल बॉन्ड कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड मत कहना, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड तो एक कैटेगरी है। इन जनरल क्या बोला जाएगा? केमिकल बॉन्ड कहा जाएगा। फिर दो बच्चे आए थे, जो दो लड़के आए थे, अब मेरे बच्चे थे दोनों, उनका नाम था लुइस एंड कोसल। उन दोनों ने क्या कहा? सबसे पहले लुइस क्या कहता है? लुइस बोलने लगा कि एटम जो होते हैं ना, उनकी आदत होती है स्टेबल ऑक्टेट को कंप्लीट करने की। वो चाहे इलेक्ट्रॉन को ले करके करें, दे करके करें, शेयर करके करें, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। बस उन्हें अपना स्टेबल आउटर ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, तो बताओ कुछ रूल वूल देना है क्या? तो उन्होंने कहा हम ऑक्टेट रूल देंगे। लुइस और कोसल दोनों ने मिल करके 1916 में ये एक रूल दिया था। उन्होंने कहा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग देने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर, जैसे कि मैंने कहा, ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसकी बात चल रही है? सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है। फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, चाहे वो उसे गेन करे, लूज करे या फिर शेयर करके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को करना क्या है? बस अपने इस हिसाब को ध्यान रखना है कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो इस रूल को ऑक्टेट कहा जाएगा, ऑक्टेट रूल कहा जाएगा। तो हमने कहा चला थोड़ा सा समझाइए तो सही, ऑक्टेट रूल होता कैसे होगा? तो जैसे कहा कि CO2 को ड्रॉ करके देख लो। कार्बन के लेफ्ट में एक ऑक्सीजन, राइट में एक ऑक्सीजन है। कार्बन के पास 1 2 3 4 अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हर ऑक्सीजन के पास अपना 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 चाहिए। कार्बन को कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा ना, एक ऑक्सीजन को कहेगा कि तुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन को और चाहिए ना, तो मेरे 2 शेयर कर ले, लेकिन बदले में अपने 2 मेरे साथ भी काउंट करवा ले। इस तरफ वाली ऑक्सीजन को भी कार्बन यही लालच देता है। कहता है कि अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को मेरे साथ भी शेयर कर ले और मेरे अपने साथ भी शेयर कर ले। इससे चलते हुए हम शेयरिंग कर लेंगे, तेरे भी 8 हो जाएँगे, मेरे भी 8 हो जाएँगे और ये वाली ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जाता है। हमने कहा ये तो बड़ा आसान है यार, ऐसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी आसान हो जाएगी। तो बच्चे इतने ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं? वो मैं बताऊँगा आपको थोड़ी देर में कि आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं। क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड बनाना है। एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो उसने कहा दूसरे क्लोरीन से ये वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ, थोड़ा-सा घूम जा, ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले और हम दोनों अपने-अपने ऑक्टेट के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन ने कहा, मैं हूँ 5 इलेक्ट्रॉन रखने वाली, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसने कहा, मैं हूँ 5 इलेक्ट्रॉन रखने वाली, मुझे भी 3 और चाहिए। तो चलिए ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब-जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन-सा? एक सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर आपने 2 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, 4 में क्या होगा? 1 सिग्मा बनेगा, 1 पाई बॉन्ड बनेगा, यानी कि डबल बॉन्ड बनेगा। अगर आपने 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, तो इसके अंदर 1 सिग्मा और 2 पाई बनेंगे, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं। मैंने अपने तरीके से इसको आसान कर दिया है। हो सकता है आपके पास अपना कोई तरीका हो, लेकिन मेरा तरीका द बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। देखते हैं, समझते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है। देखो बच्चों, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता चल जाए मॉलिक्यूल के अंदर, बाकी काम क्या बचता है? 2 एटम के बीच में लाइनें ही तो मारनी है, आई मीन लाइनें ही तो खींचनी है, तो लाइन खींच लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो वो एक बार पता चल जाए, लेकिन ये ध्यान रखिए ये वैलिड किसके है? सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ये बात कोई नहीं बताता है। हम हर जगह पर ये रूल लगाए बैठे होते हैं, फिर कहते हैं अरे मास्टर तुम्हारा रूल काम नहीं कर रहा है, तुम्हारी ट्रिक काम नहीं कर रही है, फुस हो गई, लुल हो गई। लेकिन बाबू ध्यान रखना, ऑक्टेट रूल जो फॉलो करेगा उसी पर ही ट्रिक लगाई जा सकती है।
तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकाले जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। सर रिक्वायर्ड कैसे पता चलेगा सर मुझे? अरे हर आइटम से जाकर के पूछो, तुम ऑक्टेट रूल फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है हर एटम के पास। नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, इतने होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। एक एटम को 8 चाहिए, हो सकता है कि मॉलिक्यूल के अंदर n एटम्स हो, सभी लोगों को 8 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने की रिक्वायरमेंट होगी? 8 टाइम्स n की रिक्वायरमेंट होगी। है कितने इलेक्ट्रॉन्स? अरे ये तो हम बचपन से निकालते आए हैं सर। कार्बन के पास 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, फलाना फलाना फलाना, ऐसे करते डिवाइड कर देना ताकि हम पेयर निकाल लें। पेयर का मतलब क्या है? एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितनी होंगी? जितनी भी हो स्ट्रक्चर के अंदर, 1 2 3 4 5 जितनी भी हो, मल्टीप्लाई 8 कर दो, वो आ जाएंगे। सर ये बात और ध्यान रखनी है कि हमें जो बैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो उस नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा कहाँ गया होगा मेरे दोस्त? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में ही गया होगा ना। अगर प्लस चार्ज है तो कहाँ से गया होगा? अरे मूर्ख, प्लस चार्ज हुआ है तो कहाँ से गया होगा इलेक्ट्रॉन? तो शेल से ही, वैलेंस शेल से ही तो इलेक्ट्रॉन गया होगा ना। तो आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं यार, क्या चला जाएगा हमारा। कार्बन को भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने चाहिए? 16 है। कितने? कार्बन के पास होते हैं 4, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन को कितने चाहिए होते हैं? 6, टोटल कितने हैं? 10, माइनस कर दो 16 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। ओ माय गॉड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकल आए। लगा दो ना 2 आइटम के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड बन गया आपका स्ट्रक्चर। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि ये स्ट्रक्चर सही है, ये तो लुईस ने कहा था, ये तो कौशल ने कहा था, बट मैं तो सिर्फ लुईस और कौशल की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। ये स्ट्रक्चर एकदम सही नहीं है, घटिया है, बेकार है, पर हम क्या करें? लुईस ने तो यही सही बताया था, तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। वैसे भी 1916 की बात है, 1916 की कितनी ही बातें सच हैं दोस्त, आप जानते हैं। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। दूसरी के पास भी 6 होते हैं, प्लस कर देना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए टोटल? ये हो गए 18। होने कितने चाहिए सर? 3 एटम है, तो 3 इंटू 8 यानी कि 24 होने चाहिए। इसमें अगर प्लस ऐड कर दिया ना बेटे, मौज कर दूंगा तेरी। अगर तूने इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो, अरे बावड़े, यहाँ ऐड होगा ना इलेक्ट्रॉन, यानी कि 18 हो चुके हैं इसके अंदर। तो 24 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 कर देना, कितना डिफरेंस आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3। इसका मतलब है सर नाइट्रोजन के पास इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, और ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को ही देना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर आ गया, हमें ये पता चल जाता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत आसान था। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? अरे किताबी भाषा में पढ़ोगे तो इतना चक्कर खाना पड़ेगा ना। एक बड़ी ब्रैकेट में कुछ है, फिर एक बड़ी ब्रैकेट में कुछ है, फिर बड़ी ब्रैकेट में आधा आगे लगा हुआ है माइनस है। अरे छोड़ो, ये इसे इन शॉर्ट मैं FC कहता हूँ। FC का मतलब फॉर्मल चार्ज? अरे ना भाई, इसका नाम होता है फालतू का चार्ज। फालतू चार्ज सर, फालतू चार्ज समझाओ तो सही, समझाइए तो सही ना। मैं अब आपको बताता हूँ कि ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक गिवन गिवन कह रहा हूँ, गिवन लुईस डॉट स्ट्रक्चर ले लो, यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को आपको एज अ फोटो ट्रीट करना है। फोटो फोटो तेरी फोटो को सीने से यार, मतलब उसी तरीके से आपको क्या करना है? फोटो मान करके आपको क्या करना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कितने होने चाहिए यदि वो बॉन्ड वॉन्ड ना बनाए, और माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अब बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कितने हैं। अगर ज्यादा है तो माइनस होगा, प्लस है तो कम होंगे, यानी कि फालतू का चार्ज। एटम के पास खुद के जितने इलेक्ट्रॉन, अगर उससे एक्स्ट्रा आ जाए तो नेगेटिव, अगर उससे कम हो जाए तो प्लस चार्ज हो जाएगा। सर सिखाइए तो सही, देखते हैं जरा। कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में हमने ये पता लगाया था कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना? हाँ हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है। आइए अब एक काम करते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 हो गए। कार्बन के पास कितने हो जाएंगे? अब टोटल 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 हो जाएंगे। आओ तलवार खींचें, तलवार लेकर के आते हैं। काट दिया हमने, कट गया। कटने के बाद क्या हुआ? कार्बन के पास नेचुरली अपने कितने होने चाहिए? 4। कितने होने चाहिए? 4 हैं कितने सर इसके पास? अभी काटने के बाद 1 2 3 4 5, ओ यम्मा, ये तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा है। कहाँ से आया होगा? अब वो बात की बात है, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, लेकिन कम से कम ये पता चल गया कि कार्बन एक फालतू का चार्ज लिए बैठा है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में, लेकिन यहाँ पे कटने के बाद कट गया। कटने के बाद 1 2 3 4 5 है। 5 का मतलब क्या होता है? +1, यानी कि जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है। मैं लेटर इसी सेशन के अंदर थोड़ी देर में और बताऊंगा इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का। चलो अभी बता ही देता हूँ, नहीं तो आपके पेट में गुड़गुड़ हो जाएगी।
कि कार्बन और ऑक्सीजन में जब ऐसे एक स्ट्रक्चर है और प्लस और माइनस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब आता है? जब एक्सेप्टर को मिलता है प्लस नेगेटिव चार्ज और डोनर को मिलता है प्लस चार्ज। ओह माय गॉड! ये है क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का असली स्ट्रक्चर? जी हाँ, ये है असली स्ट्रक्चर जिसको हम इस प्रकार से भी इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर CO2 में हमने पता लगाया कि एक कार्बन के पास 8, दूसरे के पास भी 8, एक तीसरी ऑक्सीजन उसके पास भी 8 यानी कि टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? होने चाहिए सर। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। सॉरी 16 क्यों 24 सर आपका मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग है क्या बोलें? 24 होने चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है कितने? सर कार्बन के पास है 4 प्लस ऑक्सीजन के पास है 6, 6 हैं। सर 6 दूनी 12, 12 और 4 होते हैं सर 16 यानी कि 24 माइनस कर दिए 16 डिवाइड बाय कर दिया 4। सर यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए कितने? 4 यानी कि एक स्ट्रक्चर ये हो सकता था, एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है। अरे सर क्या कर रहे हो सर? अरे, अरे सर हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये वाला सही स्ट्रक्चर है। ये तो हमें कभी पढ़ा ही नहीं, पर लुईस ने कहा था दोनों सही हैं। अब मैं बताऊँगा कि दोनों में से सही कौन-सा है, गलत कौन-सा है। काटो दोस्त मेरे दोस्त काटो, इसको भी काटो। सर इसको भी काटना पड़ेगा, सर इसको भी काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। काटने के बाद पता चला कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे 1, 2, 3 या 4, 5, 6 और इसको कर देना था मुझे ऑक्टेट को कंप्लीट। तो 1, 2, 3, 4, 5 और कार्बन के पास कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने सबका ऑक्टेट पहले कंप्लीट कर दिया। सबका ऑक्टेट पहले मैंने कंप्लीट कर दिया। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जब काउंट करेंगे तो इसके पास कितने हैं? ऑक्सीजन के पास होने कितने चाहिए थे? होने कितने चाहिए थे? 6 होने चाहिए थे। लेकिन अभी हैं कितने? 5 इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर कितने होने चाहिए थे सर? 4 होने चाहिए थे। दिख कितने रहे हैं? 1, 2, 3, 4 ही तो दिख रहे हैं। सर इसका मतलब इस पे 0 चार्ज आएगा। ये वाली ऑक्सीजन पे चेक करते हैं। सर होने चाहिए थे 6, दिख कितने रहे हैं? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिख रहे हैं। सर 1 एक्स्ट्रा आ गया, -1 चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ ट्राई करते हैं ज़रा। पहले सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर दो। कार्बन का भी 1, 2, 3, 4 इधर है, 5, 6, 7, 8 हो चुके हैं। और ऑक्सीजन के पास 4 यहाँ है, तो 5, 6, 7, 8 ऐसे हो जाएगा। इसको काटने के बाद 6 में से 6 गए, 0 चार्ज, 0 चार्ज, वेरी गुड। कार्बन के पास 4 में से 4 गए, 0 चार्ज, वेरी गुड। इस ऑक्सीजन के पास 6 होने चाहिए थे, 6 ही दिख रहे हैं, 0 चार्ज, कमाल हो गया। आइए ऊपर वाली स्टेटमेंट को जरा पढ़ते हैं। ऊपर वाली स्टेटमेंट कह रही है, जनरली द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज द वन विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज। अब स्मॉलेस्ट फॉर्मल का चार्ज का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव में सबसे ज्यादा होना चाहिए। स्मॉलेस्ट का मतलब है कि ना के बराबर हो या ना ही हो, कम से कम होना चाहिए। स्मॉलेस्ट का मतलब कम से कम होना चाहिए। ओ माय गॉड सर ये तो कमाल कर दिया आपने। फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता ना है भाई। अब ओज़ोन की बात करते हैं। ओज़ोन में कितने होने चाहिए? 24 होने चाहिए। हैं उसके पास कितने? सर एक के पास होते हैं 6, 6 तिया 18 होता है। भाई मैं हिंदी बोलता हूँ, थोड़ा आदमी थोड़ा-सा देसी हूँ मैं। कितने हो जाएँगे इसके बाद? 6 हो जाएँगे। 6 डिवाइड बाय 2 कितने? 3 बॉन्ड हो जाएँगे। 3 बॉन्ड का मतलब क्या है? O डबल बॉन्ड O ऐसा होना चाहिए स्ट्रक्चर। अब मैं कर दूँगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ये वाली ऑप्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 इसके पास ऑलरेडी है। 5, 6, 7, 8 हो गया। मिडल वाली का कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? 4 इस तरफ, 5, 6 इस तरफ हो गए। 7 और 1 8 हो गए। ये वाली ऑप्शन का कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 ऐसे कर लेंगे। अब इन्हें काटेंगे, अब इसे काटेंगे मेरे दोस्त, इसे हम काटेंगे मेरे दोस्त। काटने के बाद इस ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए? 6 हैं कितने? 6 वेरी गुड 0 चार्ज आ गया। इस ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए? 6 हैं कितने? इसके पास 5 है। इसका मतलब इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। इस ऑक्सीजन के पास होने चाहिए 6 हैं कितने? 7 इसका मतलब -1 चार्ज आ गया। अब सर ऊपर वाली बात को समझते-समझते हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसमें ये डोनर होगी, ये वाली डोनर होगी ऑक्सीजन क्योंकि डोनर को होता है हमेशा प्लस चार्ज और एक्सेप्टर को होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज। आई एम श्योर आप लोगों को अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज ये दोनों निकालना आ गया। अब देखो ना लुईस की बात इतनी भी सच नहीं थी कि वो हर जगह पे कामयाब हो, तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन थी। एनसीईआरटी में खोदते रहोगे, मैंने इसको बड़ा ही साधारण तरीके से लिख दिया है, साफ-सुथरा लिख दिया है कि ऐसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। तो इसके ऊपर सवाल जेईई मेंस और नीट दोनों ही पूछते हैं। बीईएफ2 इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है भाई। कितने बॉन्ड? बॉन्ड मल्टीप्लाई 2 उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बीएफ3 में कितने? 6 एएलसीएल3 में कितने? 6 बीसीएल3 में कितने? 6 ये सभी के सभी के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन के कारण ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज यानी कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोले जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें लुईस एसिड भी कह सकते हैं। अगर ऐसे लोग हों जिनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो वो तभी पॉसिबल है उनके पास अगर डी ऑर्बिटल खाली हो यानी कि वो थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑनवर्ड होने चाहिए। थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑनवर्ड होने चाहिए।
थर्ड पीरियड एलिमेंट होने चाहिए, जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, भाई ये सभी के सभी क्या है, थर्ड पीरियड या उसके बाद आते हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ओ माय गॉड, शर्म आनी चाहिए इसको, निकम्मे को। इसके पास कितने, 12। इसको तो डूब के मर जाना चाहिए। 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 14। इसे तो मैं दुनिया से गायब हो जाना चाहिए, इस आदमी को, निकम्मे को, गधे को। इन सबको क्या कहा जाता है, हाइपरवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, जैसे नो, जो नो2, नो क्या क्या मतलब है सर, नो का मतलब एनो, एनो का मतलब क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नो2 क्या है, नो2, नो2 मतलब एनो2, एनो2 का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड है। यानी कि अब ये Cl2 वाला, ये तीनों के तीनों क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाले। ये देखो गाइस, ये देखो इन सब का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर आपको देखना है। अगर तो ये रहा इसका PF5 का स्ट्रक्चर है, ये SF6 का स्ट्रक्चर है, ये S2SO4 का स्ट्रक्चर है। इन सभी के से सल्फर को देख लो, सल्फर के पास भी 12 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। सभी लोगों को शर्म आनी चाहिए, निहायती गधे कहीं के। कुछ और लिमिटेशन है, कुछ और लिमिटेशन है। कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, सब लोग चिल्ला चिल्ला करके, लुईस और कोस्टल चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि सभी के सभी लोगों को नोबल गैसेस जैसा बनना है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, जैसे उन लोगों के पास, किसके पास, नोबल गैसेस के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट है। लेट अस बी लाइक नोबल गैस। लेकिन निकम्मे, नोबल गैस खुद अपने जैसे ही नहीं रह पा रही हैं, वो दूसरा पता नहीं किसकी जैसे बनना चाहती हैं। वो खुद बॉन्ड बनाने फिर रही हैं, जगह जगह पे बॉन्ड बनाते फिर रही हैं। हमने कहा ये कैसी बात हुई, मैं एक ऐसे इंसान के जैसा बनना चाहता हूं जो अपने ही जैसा नहीं रहना चाहता, वो किसी और के जैसा बनना चाहता है। ये कैसा आइडल हुआ, मैं अपना आइडल बदलना चाहता हूं। तो दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप, ये भी इसकी कमी थी। ओ माय गॉड, कितनी सारी कमी थी इसकी। मैं कह तो रहा हूं ये बेचारे गधे थे, कुछ भी फालतू की अनशन बात बोल करके चले गए। ये शेप के बारे में बात नहीं करते थे। और डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, हैविंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। एनर्जी के बारे में कोई चर्चा की ही नहीं और चुपचाप वहां से निकल लिए। आइए आयनिक बॉन्ड की थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड भी उसे बोला जाता है। ये आयनिक बॉन्ड बन कब सकता होगा, जब मेटल सबसे पहले एम का मतलब क्या है, एक एटम को इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा, उसे M+ बनना पड़ेगा, दूसरा आदमी आएगा उसे इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। तो जब छोड़ता है तो उसके लिए खर्चा लगता है, उस खर्चे का नाम क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे खुशी खुशी अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसका जो मजा आता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। अब जब दोनों प्लस और माइनस वाले जो लोग होंगे, इन दोनों को आपस में मुलाकात करवाओ, इनका इनको आमने सामने रख दो, और फिर इनसे जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। देखो लेस आयनाइजेशन एनर्जी, ये सवाल जेई मेंस में और नीट में दोनों के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है कि आयनिक बॉन्ड बनाने की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है, उसकी लेस आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, कि एक आदमी इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, दूसरा आदमी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तड़प रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, जैसे ही पास में आएंगे, पास में आते ही फिर मस्त मस्त मजा आएगा इनको। इनके जो दो नैन हैं आपस में लड़ जाएंगे, तेरे मस्त मस्त दो नैन आपस में लड़ जाएंगे, और फिर लेटेस्ट एनर्जी निकलेगी, खूब सारी लेटेस्ट एनर्जी निकलेगी। ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम फॉर्मिंग कैटायन एंड एनायन। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए कम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए ज़्यादा। एक इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं चाहता, दूसरा खींचना चाहता है ताबड़तोड़। अब लैटिस एनर्जी की बात हुई ही है, तो आइए इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जब एक आयोनिक सॉलिड जब भी बनता है, या आप उसे तोड़ना फोड़ना चाहते हैं, बनता कैसे है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से बनता है। जैसे कि Na+ को Cl- से मिला दिया गैस फॉर्म में, और आपने NaCl सॉलिड को बना लिया। लेकिन कितना बनाएंगे? 1 मोल बनाएंगे। तो जब 1 मोल बनता है तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसे लैटिस एनर्जी कहा जाता है। या फिर अगर आप 1 मोल ऑफ NaCl को तोड़ना चाहते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसे क्या बोला जाएगा? उस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी बोली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic solid forms by its constituent gaseous ions। याद रखना gaseous ion होनी चाहिए। लेटिस एनर्जी जो होती है वो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज होती है Q, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स होती है। यानी कि मैं R+ और R-, यानी कि दो कैटायन एनायन के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में जो दूरी होती है उस पर डिपेंड करता है। और आप यहाँ कह सकते हैं कि कैटायन का चार्ज मल्टीप्लाई एनायन का चार्ज उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। मेजरली मतलब डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है? चार्ज होता है। डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है? चार्ज होता है। अब देखो ना गाइस, यहाँ पर देखो, दोनों में क्या है? चार्ज की बात चल रही है। चार्ज दोनों में सेम है तो क्या होगा? डिस्टेंस डिस्टेंस जिसका छोटू होगा, ये रहा एनायन छोटू, ये रहा एनायन छोटू, तो इसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर भी साइज से ही आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो ना गाइस, यहाँ पर तो चार्ज से आंसर आ गया ना गाइस, ये चार्ज ज़्यादा होगा। चार्ज विल डेफिनेटली बी दी डोमिनेंट फैक्टर।
तो लिथियम पे +1 है, नाइट्रोजन पे 3 है, यहाँ पे प्लस है, 3 है। दोनों ही केसेस में चार्ज तो सेम है, तो साइज़ देख लेंगे, लिथियम छोटू है। इस प्रकार से ये वाला एग्जाम्पल भी आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको कभी दिक्कत, परेशानी, समस्या हो, तो आप मुझे डेफ़िनिटली चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिख देना। मैं आपको सवाल लिख देना, मैं आप लोगों का जवाब देने आता ही हूँ, आप लोग जानते हैं। आइए मैं आपको मेरे चाचा से मिलवाता हूँ। मेरे चाचा का नाम था फैज़ान। फैज़ान चाचा जो थे, वो कहने लगे थे कि जैसे एक लड़का है, एक लड़की है, उसकी शादी हो जाती है, ये रहा लड़का, ये रहा लड़की, इनकी शादी हो गई। जो जो हमारे भारत देश में नियम है, वो ये कहता है कि लड़की को अपना घर छोड़ कर के लड़के के घर जाना पड़ता है। हमने कहा अच्छे, बहुत ये तो हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं और मुझे लगता है हाँ, शायद ऐसा ही कुछ ट्रेडिशन होता है। कुछ और इस ट्रेडिशन का, इस नियम का पालन किए जा रहे हैं लोग। इसके पीछे की हिस्ट्री किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। लड़का क्यों नहीं जाता लड़की के घर? लड़की ही क्यों जाती है? लड़की को ही अपना घर छोड़ के क्यों जाना? सर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा-सा पढ़ा लो। तो देखो बच्चों, लड़की जब चली जाती है, तो ये लड़की अपने घरवालों को जब इस तरफ आ गई, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ये लड़की अब यहाँ आ गई, ये थोड़ी-सी उदास होने लगेगी। लड़की कहेगी, "अरे! अरे! मुझे मेरे घरवालों की याद आ रही है, मैं तो मिलना चाहती हूँ, मैं तो घर जाना चाहती हूँ।" तो ये लड़का कहेगा, "ठीक है भैया, अगर ये लड़का बहुत अच्छा है, मेरे जैसा है, तो ये क्या कहेगा, 'जाओ, जाओ, जाओ, घर जाओ, घर जाओ।'" तो ये क्या कर रही है लड़की, बार-बार उसी रास्ते जाना चाहती है, जिस रास्ते से वो आई थी। यानी कि वो यूनिडायरेक्शनल उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी, उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी। हुआ तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया था, लड़की का कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया था। लेकिन फिर भी अभी क्या हो रहा है, ये आदमी जो था, ये जो लड़की थी, वापस अपने शहर, वापस अपने घर वाले, वापस अपने मायके में जाना चाहती है उसी रास्ते से। इसका मतलब एक डायरेक्शनल करैक्टर आना शुरू हो जाता है, एक डायरेक्शनल करैक्टर आना शुरू हो जाता है। उसी रास्ते से ही वापस अपने घर जाकर के कुछ 2, 4, 5 दिन बिता करके आना चाहती है और इसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, डायरेक्शनल करैक्टर का डेवलपमेंट हो जाना। और डायरेक्ट डेवलपमेंट कब होगा? देखो बच्चों, कैटायन होना चाहिए छोटू और एनायन होना चाहिए बड़ा। कैटायन होना चाहिए छोटू, एनायन होना चाहिए बड़ा। मैंने बड़ी देसी भाषा में आपको समझाया है। जब ये दोनों के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो चुका है, यानी कि आयनिक बॉन्ड के अंदर फिर भी ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये थोड़ा-सा कैटायन की तरफ खींचना चाहता है, थोड़ा-सा कैटायन की तरफ खींचना चाहता है। कौन खींचेगा? अगर कैटायन छोटू होगा तो खींच लेगा और कौन खींचने देगा? अगर जिसका दिल बड़ा होगा, किसका दिल बड़ा होगा? एनायन का। एनायन का दिल बड़ा होगा, वो कहेगा ठीक है यार, जाओ 2, 4, 5 दिन मस्त लगा करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोवैलेंट करैक्टर आना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना, फिजान चाचा ने क्या कहा था कि कैटायन होना चाहिए छोटू, एनायन होना चाहिए बड़ा। आइए, इस बात को वह यहाँ पर थोड़ा-सा और एक्ज़ैजरेट करते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसी को ही पोलराइज़ेशन कहा जाता है। कैटायन और एनायन के बीच में जो कोवैलेंट करैक्टर डेवलप हुआ है, उसी को ही पोलराइज़ेशन कहा जाता है। इससे हम कंपाउंड के कोवैलेंट एनायनिक करैक्टर पर कमेंट कर सकते हैं, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट पे कमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट क्या कहता है भैया? डायपोल मोमेंट कहता है कि अगर म्यू को डिस्कस कर रहे हैं, तो म्यू क्या होता है? म्यू इज़ इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है यहाँ पे? क्यू है चार्ज। क्यू क्या है मेरे दोस्तों? क्यू है चार्ज। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, उनके बीच में कुछ दूरी होगी, उनके बीच में क्या होगी? दूरी होगी, दूरी सही जाए ना। मेजर ओवरऑल पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। हो सकता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कुछ चार्ज हो सकता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कोई चार्ज इस प्रकार से हो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो ओवरऑल पोलैरिटी 0 हो सकती है। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर पोलर बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है। कब हो सकता है? जब उसका म्यू 0 आएगा। सो इसका मतलब म्यू जो होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। एग्ज़ैक्टली, यस, 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 ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और डायरेक्शन किस तरफ होती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है। और सिंपल बात करें, अगर मेरे पास एक एटम है और उसके पास एक लोन पेयर है, तो उसकी हमेशा जो उसकी जो डायरेक्शन होगी, वो हमेशा लोन पेयर की तरफ होगी। उसको कुछ ऐसे दिखाते हैं, इसको कुछ ऐसा दिखाएँगे, यहाँ से काट के, कट गया, ठीक है? अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैंने ये बात यहाँ पर आपको बता दी है, डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट की टुवर्ड्स द लोन पेयर होती है ड्यू टू ऑलवेज़ अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम और द मॉलिक्यूल। अवे होती है सेंट्रल एटम से या मॉलिक्यूल से, ध्यान रखना इस बात को। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मेरे दोस्तों, एग्जांपल्स क्या बोलते हैं। ए बी मॉलिक्यूल जैसे कि HF, HCl, HBr, HI है और H2 है। इसमें सबसे पहले किसका होना चाहिए? ये डेटा है, ये ध्यान रखना है। HCl फिर HF का सबसे ज़्यादा होगा, ये रहा। फिर HCl का होगा, फिर HBr का आता है, फिर HBr के बाद किसका आता है? सर HBr के बाद फिर HI का आएगा। ओह माय गॉड! H2 का तो 0 होना चाहिए। अरे हाँ, बिल्कुल 0 होना चाहिए। डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ है? कहाँ है चार्ज इस मॉलिक्यूल के अंदर? दूसरा देखते हैं। सर इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? H2O का H2S से ज़्यादा है। H2O का H2S से ज़्यादा है। म्यू किसका 0 है? म्यू किसका 0 है? CO2 का 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये फ्लैट मॉलिक्यूल है, एकदम लीनियर है। AB3 मॉलिक्यूल में अमोनिया का ध्यान रखेंगे आप, अमोनिया का NF3 से ज़्यादा होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में इसको डिस्कस भी किया हुआ है।
ए बी 4 मॉलिक्यूल जो टाइप होते हैं, मैं आपको मॉलिक्यूल के टाइप लिखना भी सिखाऊंगा। ये है CH4, ये है CCl4, यानी कि CH4 का भी 0, CCl4 का भी 0, नॉन जीरो किसका CHCl3 का है, नॉन जीरो किसका CHCl3 का। कुछ डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पर मैंने कुछ दो एग्जाम्पल पहले लिए हैं, NF3 का, NH3 का और NF3 का कंपेरिजन कर दिया, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया है। और H2O का OF2 के साथ भी कंपेरिजन करके आप देख सकते हैं, H2O का OF2 से ज्यादा होता है। हालांकि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, एनसीईआरटी के अंदर इसका डिस्कशन भी नहीं है, फिर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। अब देखो मैं कुछ आपको डेटा बेस्ड एग्जाम्पल बताता हूँ। डेटा बेस्ड एग्जाम्पल के चलते मैंने आपको कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं। HF का सबसे ज्यादा होता है, HCl से HBr से, ये मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। HF का अमोनिया से, उसका PH3 से ज्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे बच्चों आपने CH3F रखा, CH3Cl रखा, CH3Br, CH3I, CH3Cl का ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये बेस्ड ऑन चार्ज आंसर हो रहा है, CH3Cl, CH2Cl, CHCl3 एंड CCl4। जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ रहे हैं, आपका डायपोल मोमेंट घट रहा है। पानी जो होता है वो HF, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पानी जो होता है HF से ज्यादा पोलर पाया गया है, कुछ ज्यादा पोलर पाया गया है। अब बात कर ले बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इक्वल शेयरिंग की जाती है, और अनइक्वल शेयरिंग से डेटिव बॉन्ड बनता है। डेटिव बॉन्ड, डेट, अच्छा, अनइक्वल बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग, जब एक लड़का लड़की आपस में डेट पे जाते हैं तो सिर्फ एक ही आदमी, एक ही बच्चा, एक ही जो व्यक्ति है, या तो लड़का या लड़की, उन दोनों में से कोई एक ही गिफ्ट लेकर के जाता है। लेकिन ये वो है जब शादीशुदा है, दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेते हैं, दोनों ही गिफ्ट ले रहे हैं। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड हमें पता ही नहीं चलता है, जब शादी हो जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता कौन कौन गिफ्ट लेके आया था, कौन किसके लिए नहीं लेकर के आया था। अब दोनों को ही लाना पड़ रहा है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी का नाम वैलेंसी होता है। कोवैलेंसी क्या होती है, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप जब कोवैलेंट बॉन्ड को बनाएंगे तो कोवैलेंसी वेरी करती है, चेंज करती है। लेकिन ध्यान रखना कोवैलेंसी जस्ट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लेकिन अगर कहीं भी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि BF3 का एग्जांपल ले लेते हैं, BF3 के एग्जांपल के अंदर आपने नोटिस किया होगा कभी यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होती है, लेकिन बैक बॉन्डिंग से क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है। इस पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कभी भी कोवैलेंसी में काउंट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नेवर 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 नेवर। सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड को काउंट किया जाता है, पाई को नहीं काउंट किया जाता। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, वही उसकी इलेक्ट्रो कोवैलेंसी होती है। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ये रहा H3O+, मैंने एग्जांपल लिखा है OH, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, किसी एक को दे दो, ये बन गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड। अमोनिया है, अमोनिया के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे दो, ये वाला दे दो, किसको दे दो, H+ को दे दो। N2O के अंदर ऑलरेडी, N2O के अंदर ऑलरेडी इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद है, तो दूसरा इसके साथ ऐसे बना हुआ, N ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ऐसे बना हुआ है, ये है। अच्छा, NO2 के अंदर क्या होगा, N डबल बॉन्ड O है, और इसके साथ एक ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ये रहा इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या था, 1 2 3 था, ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया हुआ था। NO3 भी ऐसे ही होता, कुछ N डबल बॉन्ड O है, और इस प्रकार से O- है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज ऑलरेडी मौजूद है। ये है आपका NO3- का स्ट्रक्चर। अच्छा जी, और NO3- का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए कुछ ऐसे भी बना सकते हैं हम। आप कह सकते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा लेते हैं, NO2 हो गया, और एक ऐसे इस पे दिखा देते हैं हम नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो। NO3- के लिए नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 हैं, और ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल सही है, एकदम ऐसे दिखा सकते हैं। O3 जो है उसको भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, और ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। BF3 के अंदर भी BF है, F है, F है, और इस बार फ्लोरीन की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। PCl6 में भी ऐसा, PH4+ में भी ऐसा, और अमोनिया के अंदर क्या होगा, ये बोरोन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कार्बन वाला कोवैलेंट बॉन्ड मैंने आपको ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ बना करके दिखाया है, ऑक्सीजन देगा कार्बन को बॉन्ड, और BF3 वाला तो बैक बॉन्डिंग मैंने आपको दिखाया है। बस क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, कि जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कभी भी काउंट नहीं होता। किस में काउंट नहीं होता, कोवैलेंसी में काउंट नहीं होता है। ओवरलैपिंग देख लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की। ये देखो बच्चों, यहाँ से ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी, नीचे भी थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन ऊपर से पॉजिटिव, नीचे से नेगेटिव, बराबर बराबर मिल करके जीरो हो जाती है। और ये देखो, ये ओरिएंटेशन ही प्रॉपर नहीं है, ओरिएंटेशन ही प्रॉपर नहीं है। ये ओरिएंटेशन बिल्कुल सामने हमने होनी चाहिए। मैं जब आप कभी क्रिकेट नहीं, आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जब आप कैरम खेल रहे हो, आप यहाँ पर बैठ के स्ट्राइकर को मार रहे हैं, लेकिन आपकी जो गीटी है, गीटी का मतलब क्या होता है, क्या होती है भाई गीटी, वो, अरे यार जो गीटी होती है क्या होती है, कॉइन, मारना चाहिए, यहाँ मार रहे हैं आप, यहाँ यहाँ मार रहे हैं लगातार, तो कैसे ही भिड़ंत होगी, भिड़ंत नहीं होगी तो बॉन्ड कैसे बनेगा, गलत बात। जब भी दो ऑर्बिटल्स का आपस में मिलन होता है, जब जब दो ऑर्बिटल का, या दो दो लोब्स का कह सकते हो, दो लोब्स के इंटरेक्शन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो देखो, दो लोब से सिग्मा बॉन्ड बना है। यहाँ पे चार 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 से क्या बनेगा, चार से हमेशा पाई बनेगा, चार से हमेशा पाई बनेगा, चार से हमेशा पाई बनेगा।
अच्छा सर, देखो एस का मिला है तो ये क्या बन जाएगा? ये रहा सिग्मा, ये क्या बनेगा सर? सिग्मा। सर ये क्या बनेगा? सिग्मा। कोई दिक्कत? नहीं सर, नो दिक्कत। ये देखो क्या बनेगा सर? 2 ऊपर 2 नीचे 4 हो गए तो पाई बनेगा। सर ये देखो ना 2 इधर टोटल 4 ये पाई बन गया। वेरी नाइस। सर इधर भी देखो 2 इधर ये भी कितना क्या बन गया? पाई बन गया। मेरा सवाल आप लोगों से, मेरा सवाल, मुझे ये बताइए ऐसी डी ऑर्बिटल, ये कौन सी डी ऑर्बिटल है? ये कौन सी डी ऑर्बिटल है जिसने पाई बॉन्ड बनाया है? और आउट ऑफ 5 डी ऑर्बिटल कितनी ऐसी डी ऑर्बिटल होती हैं जो पाई बॉन्ड बना सकती हैं? जो पाई बॉन्ड बना सकती हैं, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। कैसी मिक्सिंग? द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो दैट दे रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी। देखो क्या होता है ना कि कुछ 2 ऑर्बिटल ऐसी होती है जिनकी थोड़ी-थोड़ी अलग-अलग एनर्जी होती है, लेकिन ये मिल करके क्या करती हैं? अपनी एनर्जी को बराबर करने की कोशिश करती हैं और बराबर करने की कोशिश के लिए उनको क्या करना पड़ता है? अपने एस और पी कैरेक्टर को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, अपनी शेप को चेंज करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को चेंज करना पड़ता है। तो जैसे एक एस एक पी के साथ मिल गई तो उसे एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएगी, एक एस एक पी के साथ मिल गई तो एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएगी। यानी कि एक एस एक पी मिल करके 2 ऑर्बिटल का मिक्सचर हुआ है, तो उससे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी आपको कितनी मिलेंगी? 2 ही तो मिलेंगी। कुछ फीचर्स है बच्चों, यहाँ से सवाल बन जाता है, बहुत बढ़िया सवाल बनता है। द नंबर ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स होती हैं। जितना मशीन में आपने सामान डाला उतना ही मशीन से सामान निकलेगा। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी। यही तो पर्पस था मेरे दोस्त कि एनर्जी बराबर हो जाए, सबकी एनर्जी बराबर हो जाए। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड्स, स्टेबल बॉन्ड्स। याद रखना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा स्टेबल बॉन्ड बनाती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाती है और हमेशा ही क्या करेंगी? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगी। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आप लोगों ने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका नाम होता है बेंजाइन। बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? ये वाली जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? ये वाली जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? इस आदमी का नाम है बेंजाइन। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसको मुझे हाइब्रिडेशन बता देना। The hybridized orbital directed in the space in some preferred direction to have minimum repulsion। यही बेस्पर थ्योरी का नियम है। बेस्पर थ्योरी कहती है उसके हिसाब से हम लोग इसकी क्या कर देंगे? मॉलिक्यूल्स की शेप बनाएंगे। कुछ कंडीशन भी तो होनी चाहिए। वैलेंस शेल ही इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है ना, वही वैलेंस शेल ही हाइब्रिडाइज करती है, अंदर वाली ऑर्बिटल्स कभी भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। सबकी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, हालांकि थोड़ी बहुत तो डिफरेंट होती है, यही तो पर्पस था डिफरेंट वाली को सेम करना। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, विचारों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रॉन को प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि कभी भी एक्साइटेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना एक्साइटेशन के भी इलेक्ट्रॉन हो ये हाइब्रिडेशन हो जाती है। आफ्टर प्रमोशन भी या आफ्टर हाइब्रिडेशन भी, आफ्टर प्रमोशन या एक्साइटेशन भी हाइब्रिडेशन हो जाती है, पहले भी हो जाती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडेशन। इन सब केसेस खाली वाले भी, खाली वाले, हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, सभी लोग हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए डब्बों के अंदर, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है। अब देखते हैं बच्चों हाइब्रिडेशन और शेप निकालने का एक मस्त सा तरीका। हम अभी भी एक मॉलिक्यूल का टाइप निकालेंगे जिसका नाम है ABXLY टाइप। इस मॉलिक्यूल का टाइप में क्या है? ए का नाम क्या होता है? सेंट्रल एटम है। बी कौन है? सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम सर वो होती होंगी, कितनी हैं उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है ना? लॉन पेयर है, एल क्या है? लॉन पेयर है। नंबर ऑफ लॉन पेयर, वाई क्या है? नंबर ऑफ लॉन पेयर। बात समझ में आई? देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे। ऑब्वियसली लोन पेयर के पास तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। 8 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा कोशेंट एंड रिमाइंडर। क्या मिल जाएगा? कोशेंट एंड रिमाइंडर। जो कोशेंट होता है वही क्या है? हमारे नंबर ऑफ एटम्स के बराबर, सराउंडिंग एटम्स के बराबर। तो बस रिमाइंडर को और आधा कर दो, उससे हमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, पेयर ऑफ लॉन पेयर मिल जाते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। मुझे पता आप लोगों को खिचड़ी लग गया होगा कि यार ये तो समझ में नहीं आया पार्ट, मैं भी एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। लेकिन एक समस्या है, हम ये फॉर्मूला उस पर नहीं लगाएंगे कौन से, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली उस पर भी नहीं लगाया जाता है जिसमें सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होती है। तो सर क्या करेंगे? जब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है या फिर हेलोजन है तो उसके लिए एक नियम है कि हाइड्रोजन को भी एक ही बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हेलोजन को भी एक ही बॉन्ड बनाना होता है, उसके लिए भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो जितनी एटम उतने ही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मान लेना, और जितने एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स वैलेंस शेल में से माइनस कर देना। तो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लॉन पेयर बन जाएंगे। सर दोबारा समझाइए, जैसे CH4 ले लो, CH4 में कार्बन को A मान लो, सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन कितनी है? 4 है, तो ये AB4 तो बन गया। L पता लगाने के लिए क्या करूंगा? नंबर ऑफ लॉन पेयर्स को पता लगाने के लिए क्या करूंगा मैं? सर उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के पास 4 होते हैं सर, 4 4 4। हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर एक चाहिए, और हाइड्रोजन खुद है कितनी? सर 4 है, डिवाइड कर दो 2 से, आंसर कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब ये AB4L0 मॉलिक्यूल है।
सर ये कैसा होना चाहिए? सर ये AB3 होना चाहिए। L कैसे निकालेंगे? सर नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, डिवाइड कर दो 2 से, आंसर आ गया 1। दैट मीन्स इट इज़ AB3L1 टाइप मॉलिक्यूल। सर यहाँ से AB2 कहेंगे, इसे AB2 कहेंगे। L निकालने का तरीका है, सर नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 6 हो जाएंगे। 6 में से चलेगा 2, डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ गया? 2, यानी कि AB2L2 टाइप मॉलिक्यूल आ गया। इसको करते हैं फॉस्फोरस को AB5, इसे क्या कहेंगे? AB6, इसे क्या कहेंगे? AB3 मॉलिक्यूल कहेंगे। बाकी L निकालने का तरीका क्या है? L को क्या कहेंगे? फॉस्फोरस के पास 5, क्लोरीन 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी इसके अंदर लोन पेयर नहीं है, इसके लिए L क्या कहेंगे? ज़ीनोन के पास कितने होते हैं? ज़ीनोन है नोबल गैस 8, 8 में से फ्लोरीन आ गए 6, डिवाइड कर दो 2 से, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो AB6L1। L यहाँ निकालेंगे, क्लोरीन के पास कितने होते हैं वैलेंस एल? 7 होते हैं, 3 फ्लोरीन के लिए, डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ गया? 4 बाय 2, 2 आंसर आ गया AB3L2। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखना, अगर कोई ऑक्सीजन हो ना, तो न्यूट्रल ऑक्सीजन कहती है कि मुझे अगर न्यूट्रल रखना चाहते हो तो मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, अगर मुझे नेगेटिव चार्ज रखोगे तो मुझे सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, अगर मुझे प्लस चार्ज दोगे तो मुझे 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, मुझे 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो बस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो हमने पीछे गेम किया था, जो हमने जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, अब 1 से ना करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल क्या सब होना चाहिए? AB3 होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? AB4 होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? AB4 होना चाहिए। लेकिन L निकालने का तरीका बता देता हूँ। ज़ीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑक्सीजन को चाहिए 2, कितने ऑक्सीजन है? 3 है, डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो AB3L1 आ गया। इसके लिए L निकालेंगे, 8 आ गया। 8 माइनस 2 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए, और 2 फ्लोरीन को कितने चाहिए? 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, डिवाइड बाय 2, 2 कितना आंसर आ गया बच्चों? 1 आ गया। वापस से 1 आंसर आ गया। यहाँ पे L निकालेंगे, सल्फर के पास होते हैं 6, 6 में से अब ईच ऑक्सीजन को चाहिए 2, यानी कि 4 ऑक्सीजन ले जाएगी और 2 क्लोरीन ले जाएगी, डिवाइड बाय कर दिया 2 से, आंसर आ गया 0। AB4L0। आई होप सबको मॉलिक्यूल का टाइप निकालना समझ में आ गया होगा। यहाँ से भी बहुत ही बेहतरीन सवाल बनता है। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो sp है। अगर जो हाइब्रिडेशन ये जो अपने ABX2, ABXL1, LY टाइप मॉलिक्यूल निकाला है, X प्लस वाई कर दो, यही हमारी क्या होती है? हाइब्रिडेशन होती है। हाइब्रिडेशन होती है तो sp आ गया। अगर ये 3 आ जाए तो sp2, अगर ये 4 आ जाए तो sp3, 5 आ जाए तो sp3d। याद रखना इसमें sp3d, d कौन सी होती है? dz स्क्वायर होती है। अगर 6 आ जाए तो sp3d2 होती है, तो dz स्क्वायर के साथ साथ कौन सी होती है? dx स्क्वायर y स्क्वायर होती है। फिर sp3d3 होती है, तो एक तो dz स्क्वायर होगी, एक dx स्क्वायर y स्क्वायर होगी, और नेक्स्ट कौन सी होती है? dxy होती है। वेस्प थ्योरी ने क्या कहा था? वेस्प थ्योरी ये बोल रही थी कि मॉलिक्यूल के अंदर होती है रिपल्शन, तो लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है। तो मॉलिक्यूल इतने स्मार्ट होते हैं कि इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो अपने आप को कुछ इस प्रकार से अरेंज कर लेते हैं स्पेस में, उससे उनकी ज्योमेट्री और शेप डिफाइन हो जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 हैं तो उससे AB2 टाइप मॉलिक्यूल बनेगा, sp बनेगा, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप एग्जांपल देख सकते हैं। AB2 को लीनियर बोला जाएगा, उसके अंदर बॉन्ड एंगल 180 है। 3 है, लॉन पेयर 0 है तो sp2 होगा। 3 है, 2 है, लॉन पेयर 1 है, तो इसका sp2 होगा, और इसको वी शेप या बेंड शेप या एंगुलर शेप कहा जाएगा। अगर 4 है तो AB4 यानी कि sp3, इसे टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल कहा जाएगा। मैंने सारे एग्जांपल लिख दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको एक भी एग्जांपल दिख जाए ना, मुझे इसी वीडियो पर आकर के कमेंट करके वापस बता के चले जाना कि सर आपने ये पढ़ाया था, और आपके पढ़ाने के अलावा कोई और सवाल आ गया और वो आपके बताए तरीके से हुआ नहीं, तो मुझे एक बार बता के जरूर चले जाना। मैं चैलेंज देता हूँ आपको, सारी की सारी इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, सारा का सारा माल यहीं से आएगा। बस आप इसको तमीज़ से देख लेना, बस तमीज़ से देख लेना। और एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मेरे पास एक लोन पेयर आ जाए एक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये है x, ये है y, ये है x, ये है y है, तो लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। लोन पेयर कितने हैं? 3 हैं। लोन पेयर कितने हैं? यहाँ पे 1 भी नहीं। लोन पेयर कितने? 1 भी नहीं। तो देखो ना बच्चों, ये क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ये क्या हो, कौन सा होगा? वी बैंड शेप होगा, जैसे कि पानी हुआ। लीनियर है, ClO माइनस है। ये क्या है? TbP है। ओ माय गॉड, TbP के तो बहुत सारे सवाल होते हैं सर, बहुत सारे सवाल बनते हैं सर, कुछ और सिखाइए। ये क्या है? ये फिर से क्या है? बॉन्ड पेयर है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ये क्या है? नंबर ऑफ लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर के लिए मैं L1 लिख देता हूँ, यहाँ पे L2 लिख देता हूँ, यहाँ पे L3 लिख देता हूँ, यहाँ पर L0 लिख देता हूँ, यहाँ पे L1 लिख देता हूँ। सारे के सारे एग्जाम्पल को प्लीज एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। ये सीसो ज्योमेट्री है, टी शेप ज्योमेट्री, ये लीनियर है, ये वाला ध्यान रखना। AB2L3 ये लीनियर ज्योमेट्री होती है। ये ऑक्टाहेड्रल है, या फिर इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल, इस ज्योमेट्री को कहा जाता है। किसको? AB5L1 वाली को कहा जाता है। अब कुछ एग्जांपल और, ये है बॉन्ड पेयर, ये है लॉन पेयर। तो भैया यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो।
ये आ गया। ये वाला सवाल आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल हो जो कि AB5L2 होता है, उसके अंदर 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये पेंटागनल बाइपिरामिडल है, इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। ये पता हो, अगर ये बात आपको पता हो तो भैया मज़ा ही आ जाए। सर क्या बात पता हो तो मज़ा आ जाए? कि AB2L2, AB2L1 दोनों ही बेंट शेप के होते हैं, ये आइसोस्ट्रक्चरल बोले जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। या फिर AB2L0 या AB2L3, ये कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं, सीधे लीनियर होते हैं। अब मैं बहुत कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल एक बार एनटीए देख ले, मेरे लेक्चर से उसको हिंट मिल जाएगा कि आने वाले सवाल क्या हो सकते हैं। देखो, अगर आप PCl3F2 का स्ट्रक्चर आज तक बनाते आए हैं, आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखा जाता है, तो मैंने रख दिया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। ये SeSF4 है, तो मैं यहाँ पे किसको रखूंगा? मैं लोन पेयर को रखूंगा। मतलब समझ में आ रहा है, या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा या लोन पेयर होगा। लोन पेयर को रख दिया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी रख दिया, लोन पेयर को भी रख दिया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी रख दिया, लोन पेयर को भी रख दिया, लोन पेयर को रख दिया। कमाल हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन जाता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे या तो लोन पेयर जाएगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाएगा, या फिर डबल बॉन्ड जाता है, या फिर डबल बॉन्ड जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जिस प्रकार से हाइब्रिडेशन हुई थी, वैसे ही हम कुछ और करने वाले हैं, लेकिन इस बार मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल सेम एटम के अंदर नहीं, बल्कि दो डिफरेंट एटम्स के अंदर होगी। तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम नियरर एंड देन दे overlap each other to form two molecular orbitals। अब पहले केस में क्या हो रहा था? दो अलग अलग एनर्जी वाली एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स बना रही थी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? दो सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल मिलकर के दो अलग अलग एनर्जी की ऑर्बिटल्स बनाएंगी, और जो दो अलग अलग ऑर्बिटल बनेंगी उनका नाम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक का नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक का नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पूरी की पूरी थ्योरी किस लिए दी गई थी? क्योंकि O2 ने बहुत परेशान किया था। इस O2 ने बहुत परेशान किया था, लोगों को लग रहा था कि ये तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन निकला क्या? ये तो पैरामैग्नेटिक निकला। अब दिखाता हूँ आपको। ये है एस एस के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है। एस और एस के कॉम्बिनेशन से आपको मिलती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है BMO, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एबीएमओ की एनर्जी कम, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है। एबी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार लगाते हैं। ये एस और एस का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही अगर आप पी और पी का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो उससे सबसे पहले क्या होगा? जेड और जेड मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ऊपर वाली सिग्मा स्टार होगी। ये रही आपकी बॉन्डिंग, टॉफी बन गई। टॉफी देखिए, आपने टॉफी खाई होगी टॉफी, टॉफी बन गई। ये टॉफी जैसी बन गई है, देखो यहाँ से इसको मरोड़ दो तो टॉफी बन गई। ये रही टॉफी, और ऊपर क्या है? ऊपर है ये सिग्मा स्टार। ऐसे ही अगर मैं पी ऑर्बिटल को साइड वाइज ऑर्बिटल करूँ, यानी कि पाई 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 और पाई पाई इनका ओवरलैप कर दूं, तो नीचे वाली क्या बन जाएगी? नीचे वाली इन्फिनिटी जैसी बन जाती है, 8 जैसी बन जाती है, इन्फिनिटी जैसी बन जाती है। और ऊपर वाली क्या बन जाएगी? ऊपर वाली डी ऑर्बिटल जैसी बन जाएगी, और इसे कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाली को क्या बोला जाएगा? बॉन्डिंग बोला जाएगा। अच्छा, अब देखो, मैंने यहाँ पर कुछ एक तरीका लिख दिया है कि एनसीईआरटी के मुताबिक अगर आपके पास ऑर्बिटल जो है वो N2 के लिए बनानी है, या फिर N2 से पहले वाले मॉलिक्यूल के लिए बनाने हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके पास 14 या 14 से कम होने चाहिए, तब हम क्या करेंगे? हम 2121 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई वाले आएंगे, फिर कौन लोग आएंगे? पाई वाले लोग आएंगे, फिर सिग्मा आएगा। बस इतना ही डिफरेंस यहाँ पर नोटिस करेंगे आप कि पाई वाले ये बाद में आते हैं, सिग्मा वाले पहले आते हैं बस। तो ये जो ऑर्डर है ये आएगा 2 1 2 2 1। ऊपर वाला क्या होता है? 2 1 2 1, यानी कि जो पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, अगर sp मिक्सिंग हुई है, अगर sp मिक्सिंग हुई है, किस में होती है? B2 में होती है, C2 में होती है, N2 में होती है, sp मिक्सिंग उसमें होती है। तो नीचे कौन आएगा? यहाँ पहले कौन आता है? सर ये है मेरा पाई, ये रहा s, तो यहाँ पे खत्म हो गया। सर ये रहा मेरा p का पाई पहले आया, यानी कि 2 1 2 1 का ऑर्डर है। लेकिन जहां पर sp मिक्सिंग नहीं होती, कहाँ नहीं होती? O2 में, F2 में, Ne2 में नहीं होती, तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा। सिमेट्रिक सा केस बनता है, सिमेट्रिक सा केस बनता है। जरा ध्यान देना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारी बातें आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2।
और यदि बॉन्ड ऑर्डर आ जाए 0 इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बॉन्ड ऑर्डर हालाँकि 1, 2, 3 फ्रैक्शन हो सकता है। अगर 1 आ जाए तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसा समझते हैं हम। जैसे-जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की चर्चा करनी है तो मॉलिक्यूल और मेटल जिसके पास एक है, एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, जो कि O2 में पाया गया था। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सब के सब शादीशुदा हैं तो डायमैग्नेटिक बोला जाएगा। और हम स्पिन ओनली फॉर्मूला लगाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कंपैरिजन किया कि दो लोगों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, लेकिन वो स्पीशीज जो है, मदर स्पीशीज उनकी सेम होनी चाहिए, ओरिजिनल स्पीशीज उनकी सेम होनी चाहिए। ओरिजिनल स्पीशीज क्या है, एक है H2, दूसरी H2 का क्या बन गया, H2 प्लस बन गया, H2 माइनस बन गया। तो अब मैं स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करूं, बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ रहा है, तो जिसमें जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ABMO में ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों बने किससे हैं, लिथियम 2 प्लस से, लिथियम 2 से बनाए हैं। दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, जिसके पास नंबर ऑफ ABMO इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहता है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो इतना एक्सटेंसिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। हालांकि एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल बस एक एक ही दिया हुआ है। जैसे कि HX के अंदर इसके एग्जांपल कौन हो सकते हैं, H2O हो सकता है, इसका एग्जाम्पल अमोनिया हो सकता है, इसका एग्जाम्पल HF हो सकता है। जब HF के साथ ही इंटरेक्ट करता है, या HF अमोनिया के साथ इंटरेक्ट करता है, या पानी अमोनिया के साथ इंटरेक्ट करता है, या पानी पानी के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक एग्जाम्पल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये किसका ऑक्सीजन होता है, ये नाइट्रो का ऑक्सीजन है। और ये जो है ऑक्सीजन किसका है, ये फिनॉल वाले का ऑक्सीजन है। ये जो हाइड्रोजन है बीच में डॉट 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 जो नजर आ रहा है, ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज लिटरली नॉट अ बॉन्ड, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होती है या फिर इतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है कि इसे बॉन्ड का दर्जा दिया गया है। आज के सेशन को मैं यहीं पे रखता हूं, उम्मीद करता हूं आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर भी मैंने आपको दे दिया है। इस प्रकार से आपका सारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल पूरा का पूरा आपका करा दूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।